Welcome class 9 again in history class. Today we will see the topic 3, France abolishes monarchy and becomes a republic. In last two topics we have seen how third state of France revolted against the monarch Louis XVI and they formed National Assembly and they wrote the Constitution of France in a tennis court. Today we will see how France fully abolishes the monarchy system and declares itself a republic. As we know, the situation in France was very tense and it continued to be tensed in the following years. Although Louis XVI had signed the constitution and he was declared constitutional monarch, but secretly he entered into negotiations with the King of Prussia. Prussia was a historical prominent German state that originated in 1525 with a duchy centered on the region of Prussia on the southeast coast of Baltic Sea. ये एक राज था जर्मन में, जर्मन राज था और इसके राजा के साथ लुईस 16 ने गुपचुप तरीके से एक एग्रीमेंट साइन किया. At the same time, rulers of other neighboring countries too were or worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. 1789 गर्मी के दिनों में फ्रांस के जितने भी पड़ोसी राजा थे वो लोग चिंतित थे फ्रांस में होने वाली घटनाओं से और उनके मन में ये डर समा गया था कि अगर ये क्रांति की आग उनके स्टेट्स में भी आ गई और वहाँ के लोग भी, उनकी जनता ने भी अगर विद्रोह कर दिया तो राजाओं को, चर्च को, क्लर्जीज को, ये सारे लोगों को अपनी प्रिविलेजेस जो कि बर्थ से ही फैसिलिटीज मिली हुई थी उनको छोड़ना पड़ेगा. इसलिए ये चाहते थे कि फ्रांस में जो हो रहा है उसको रोका जाए और इसलिए सारे राजाओं ने मिलकर एक प्लान बनाया और ये प्लान के तहत उन लोगों ने अपनी सेना फ्रांस की तरफ रवाना कर दी. लेकिन इससे पहले कि ये घटना घटती, The National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. नेशनल असेंबली फ्रांस की, उसने अप्रैल 1792 को वार डिक्लेयर कर दिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ. हजारों की संख्या में जो स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर्स थे फ्रांस के युवा, उन्होंने अपनी अपनी जगहों से निकलकर आर्मी ज्वाइन करनी शुरू कर दी. ये साफ तौर पे राजा और प्रजा के खिलाफ लड़ाई समझी जा रही थी और इसके लिए जब युवा लोग, फ्रांस की जनता सड़कों पर निकली, पेरिस की सड़कों पर, तो वो पोएट रॉजेट डी ला एजल की लिखी हुई एक कविता मार्शलेज गा रही थी. ये मार्शलेज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ज़्यादातर युवा जो थे मार्शलेज की शहरों में सड़कों पर ये गाना गाते थे उनकी कविता को, तो ये नाम इस शहर के ऊपर पड़ा. द मार्शलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस और यही कविता जो थी, ये गीत अब फ्रांस का राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल एंथम है. द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. ये क्रांति जितनी भी हो रही थी फ्रांस में, इसने कई सारे नुकसान को फ्रांस के लोगों के सामने लाया, जिसमें से आर्थिक परेशानियां भी जनता के सामने आई. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their families. ध्यान रखिएगा, यूरोप में भी हमारे देश की तरह ही औरतों को पहले खुले तौर पर बाहर निकलना मना होता था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी. मर्द जो थे वो मोर्चों पर थे, लड़ाई में थे और घर की औरतों के ऊपर अब घर चलाने की जिम्मेवारी आ गई थी और इस जिम्मेवारी के तहत उनको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या ये मान रही थी कि क्रांति चलनी चाहिए क्योंकि 1791 का जो संविधान था उसमें जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ अमीर लोगों को ही मिले हुए थे. Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of actions. यहाँ पे राजनीतिक क्लब जितने भी थे वो अब एक महत्वपूर्ण जगह बन गए जहाँ पे
लोग जमा होते थे और डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और अपना जो एक्शंस था उसके विरोध में वो तय किया जाता था। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। इन क्लब्स में जो चर्चा के अड्डे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग जमा होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे थे इंडिया में, है ना, चाय पे चर्चा, तो उसी तरह से जैकोबिन्स क्लब बहुत फेमस हुआ। और ये जो जैकोबिन्स नाम पड़ा, ये नाम पड़ा था, एक कॉन्वेंट था, उसके फादर थे सेंट जैकब पेरिस में, तो उनकी जगह पे जब लोग प्रेयर करने के लिए आते थे तो ये चर्चाएं भी हुआ करती थी। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ लोग जमा होकर चर्चा करते थे उस जगह को जैकोबिन क्लब्स बोला जाने लगा था। औरतें भी, जो कि इस दौरान, ये सारी घटनाओं के दौरान बहुत ही एक्टिव थी, उन्होंने भी अपना क्लब्स बनाना शुरू किया। और इस चैप्टर के सेक्शन 4 में हम लोग देखेंगे कि औरतों की क्या एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स रही थी। The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर हुआ करते थे, ये बहुत ही गरीब लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, जिसमें कि छोटे छोटे दुकानदार, जूते बनाने वाले, बेकरी वाले, घड़ी साज हुआ करते थे, प्रिंट करने वाले लोग, नौकर, या फिर डेली वेज वर्कर्स थे, डेली कमाने वाले वर्कर्स थे। इन सब का लीडर जो था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. यहाँ पे अपनी पहचान को अलग रखने के लिए जैकोबिन्स ने, यानी कि जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स ने, एक लंबी पतलून जिसमें धारियां बनी हुई होती थी वो पहननी शुरू की। ये जो धारियों वाला ट्राउजर्स होता था, पैंट होता था, ये अक्सर डॉक वर्कर्स पहना करते थे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। यहाँ पे अपने आप को एक पहचान देना था, खास करके उन फैशनेबल अमीर लोगों के अलावा जो लोग घुटने तक की पैंट पहना करते थे, जो उनकी अमीरी का पहचान हुआ करता था। It was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. यहाँ पे अमीर और गरीब की जो खाई थी वो बहुत गहरी होती चली गई थी, और इस खाई को दिखाने के लिए, अपने आप को अमीरों से अलग रखने के लिए, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर यानी कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने इस तरह की पैंट पहनना शुरू कर दिया। और बाद में जैकोबिन्स सैंस क्लोटोस कहलाए जाने लगे, जिसका मतलब होता था कि नी ब्रीचेस, यानी कि आपका पैंट जो था वो घुटने तक नहीं था, विदाउट नी ब्रीचेस था। औरतों को हालांकि ये सब करने की इजाजत नहीं थी। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसक्रेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वेर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। 1792 गर्मी के दिनों में जैकोबिन्स जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए। गुस्सा इसलिए हो गए क्योंकि फूड सप्लाई बहुत कम आने शुरू हुई और खाने का दाम जो था वो बहुत अचानक से बढ़ने लगा। 10 अगस्त की सुबह में ये लोग पैलेस ऑफ ट्वेरलिस, यानी कि ट्वेरलिस के राजमहल की तरफ बढ़ना शुरू किया, और राजा के गार्ड्स को इन लोगों ने मार डाला और राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा। फिर बाद में असेंबली ने एक वोट पास किया जिसमें पूरे शाही परिवार, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन करने का फरमान जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शंस हुए और फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 20 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इस इलेक्शन में लोगों को जो 21 साल के ऊपर थे
चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, उससे कोई मतलब नहीं है, उन सबको वोट देने का अधिकार मिला।